है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए सीटेट के जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले 3 टॉपिक्स का। ये जो 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा ये समझो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। एक तो देखिए ये दे रखा है अधिगम अक्षमता। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है अभिप्रेरणा और चौथा टॉपिक जो है वो है चिंतन। अभिप्रेरणा और चिंतन, तो ये लगभग 3 से 4 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि देखिए आपके 3 से 4 मार्क्स यहाँ से आज क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आप सीटेट के PYQ लगाना चाह रहे हैं PYQ, तो मेरे चैनल पे आपको लगभग 10 ईयर तक के PYQ बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल सभी सब्जेक्ट के आपको PYQ मैंने बना दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप सीटेट की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो आज का है अधिगम अक्षमता। तो यहाँ पे हम अधिगम अक्षमता को पढ़ने के साथ साथ याद भी करेंगे। याद कैसे करेंगे तो वो हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमने दे रखा है डिसलेक्सिया। क्या दे रखा है? डिसलेक्सिया। अब देखो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये है पढ़ने से संबंधित या पढ़ने में समस्या। कोई जो बच्चा होता है उसे पढ़ने में समस्या होती है, तो पढ़ने में समस्या किस में होगी? डिसलेक्सिया में। अब डिसलेक्सिया में देखो क्या है, डिसलेक्सिया में क्या आ रहा है, लास्ट में लेख आ रहा है। डिसलेक्सिया का मतलब है लेख। ठीक है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इसमें आ रहा है लेख। अब लेख को कोई भी लेख होगा तो उसे क्या करोगे आप? पढ़ोगे। क्या करोगे? पढ़ोगे। तो समझो ये पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया में क्या है? लेख है। लेख को क्या करते हैं अपने लोग? पढ़ते हैं, तो पढ़ने में समस्या। इस प्रकार से आपका डिसलेक्सिया कंप्लीट हुआ, आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा जो है वो है डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। अब समझो जैसे आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, हाई स्कूल का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आपको सोशल साइंस का पेपर दिया होगा, तो उसमें आपको क्या मिला होगा? आपको ग्राफ मिला होगा। क्या मिलेगा आपको? ग्राफ मिलेगा। इसके मानचित्र भी मिला होगा आपको। इसके साथ साथ आपको मैथ में भी क्या मिलता है? ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है मैथ में? ग्राफ। अब देखो ग्राफ पे अपने लोग क्या करते हैं? ग्राफ पे अपने लोग करते हैं लिखने का कार्य। ग्राफ पे क्या करोगे आप? लिखोगे पेन से ना। ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ पे पेन से लिखोगे ना। तो देखो ग्राफिया, यहाँ पे क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब है ग्राफ। ग्राफ पे क्या करोगे आप? लिखोगे। तो ये लिखने में समस्या है, लिखने से संबंधित है डिस्ग्राफिया। तो 2 समझ गए होंगे आप। 2 अधिगम अक्षमता मैंने आपको क्लियर करा दी और उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको याद भी हो गई होंगी। चलो यहाँ पे अगला है डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। ये है गणना में संबंधित। गणना से संबंधित मतलब ऐसे समझो कैलकुलिया में क्या है? कैलकुलेशन। अब आप कैलकुलेशन कहाँ पे करते हो? कैलकुलेशन करते हो गणित में। किसमें? गणित में। तो जहाँ पे भी डिसकैलकुलिया आपको दिखाई दे, कैलकुलिया आपको दिखाई दे, तो समझ जाना ये गणना में समस्या है। गणना में समस्या है और गणित से संबंधित है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि 3 आपको अधिगम अक्षमता जो मैंने आपको बताई हैं वो तीनों आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे अगली जो हेडिंग है हमारी वो है, देखो चौथे नंबर पे है अफेजिया। क्या है? अफेजिया। तो अफेजिया में क्या है? देखो संप्रेषण में समस्या, यानी इसमें क्या है? बातचीत में समस्या। संप्रेषण का क्या मतलब होता है? बातचीत। तो इसमें क्या है? बातचीत करने में क्या आती है? बच्चे को समस्या आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफेजिया आपको ध्यान रहेगा ना। चलो अगला जो है वो है एलेक्सिया। अगला क्या है? एलेक्सिया। अब एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है वो मस्तिष्कीय क्षति के कारण पढ़ने में समस्या है। एलेक्सिया क्या है? मस्तिष्कीय, यानी मस्तिष्क में कोई भी क्षति है उसके कारण क्या है? पढ़ने में बच्चे के अंदर क्या आती है? समस्या आती है। ठीक, तो आप एलेक्सिया भी याद रखोगे।
अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या है, भ्रम वाली स्थिति होती है। बच्चे के सामने क्या है, भ्रम वाली स्थिति होती है। बच्चा ये नहीं पहचान पाता कि ये मुर्गी है या मोर है, या फिर मोर है या कोई चील है, कोई सा और पक्षी है। तो इसमें क्या है, भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न रहती है। जहाँ भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न रहेगी तो आप समझ लेना डिस्मॉर्फिया। ठीक है, अब मॉर्फिया शब्द से आप पकड़ लेना, मॉर्फिया का मतलब है मोर, और जब मोर की बात आए तो मुर्गी की बात कर लेना। मोर और मुर्गी में क्या है, बच्चे के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। तो बच्चे के अंदर भ्रम से संबंधित जो कंडीशन आएगी वो आएगी डिस्मॉर्फिया में। अगला देखो, अगला जो हमारा है 7वीं है अधिगम अक्षमता। तो देखो अप्रेक्सिया, क्या है, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो है वो है मांसपेशी संबंधी कौमा गति संबंधी, मांसपेशियां संबंधी कौमा गति संबंधी। ये आपको ध्यान रखनी है। किससे, मांसपेशी संबंधी या गति संबंधी, इन दोनों से संबंधित है, चाहे मांसपेशी पेपर में आए चाहे गति संबंधी आए। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है, तो डिस्थीमिया जो है वो आपका है तनाव से संबंधी। तनाव का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस से संबंधित जो भी है आपका वो है डिस्थीमिया। तो उम्मीद करता हूँ कि 8 के 8 ये अधिगम अक्षमता जो दे रखे हैं ये आपको याद हो गए होंगे। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्सों में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में बैठने से पहले सीटेट के एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लेना, 2 से 3 नंबर अवश्य आपके क्लियर होंगे। अगला जो टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक हम लेके आए हैं, ये है संज्ञान और संवेग। देखो संज्ञान और संवेग को यहाँ पे अच्छे से समझ लो। संज्ञान क्या है, देखिए थोड़ा सा हम आपको स्क्रैच करते हैं, ऊपर करते हैं, फिर आपके समझ में आएगा। देखो संज्ञान और संवेग टॉपिक को अच्छे से समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो यह एक दूसरे से संबंधित हैं, सन्निहित हैं। क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। कौन संबंधित हैं, ये संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, सन्निहित हैं। ऐसे ही पेपर में ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है संवेग, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है संवेग। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो खुशी, प्रेम, भूख, दुख, आश्चर्य, घृणा, डर आदि, ये क्या है, संवेग हैं। आपको पता है जो मैकडूगल है ना, मैकडूगल ने कितने, आपको जो मैकडूगल है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई हैं, 14। जितनी मूल प्रवृत्ति होंगी 14, उतनी ही क्या होंगे, उतने ही आपके संवेग हैं। तो संवेग भी कितने हैं, 14 हैं, और मूल प्रवृत्ति भी 14 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो संवेग, संज्ञान और संवेग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा। तो देखो अभिप्रेरणा के बारे में आप अच्छे से समझो। यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में बन रहे हैं। अब कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ये तो इसके प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि अभिप्रेरणा होती क्या है। देखो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर, उसके लक्ष्य की ओर क्या करे, अग्रसर करे। ठीक है, या लक्ष्य पर पहुंचा दे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो पेपर पास करने के लिए बच्चों को जो शक्ति लगाता है ना, बच्चा पेपर पास करने के लिए जो शक्ति लगाता है, जो ताकत लगाता है, उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन, उसी को कहते हैं अभिप्रेरणा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो अभिप्रेरणा है ना, मोटिवेशन है, ये 2 टाइप्स का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो सबसे पहले देखो पेपर में जो छपता है आपके सीटेट के, वो यहीं से पेपर में छपता है। वो पूछता है आंतरिक अभिप्रेरणा से या पूछ लेगा बाह्य अभिप्रेरणा से। तो सबसे पहले समझो आंतरिक अभिप्रेरणा होती क्या है। देखो आंतरिक अभिप्रेरणा के अगर हम बारे में बात करें, कोई भी बच्चा है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए वो अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में कहूँ, कोई बच्चा है वो अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है और वह आंतरिक रूप से क्या है, अभिप्रेरित है, और तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो समझो वो टीचर बन जाएगा। ठीक है, ये हुई आंतरिक अभिप्रेरणा। अब देखो बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहरी अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा का होती है,
जब कोई बच्चा या जब कोई व्यक्ति किसी बाह्य रूप से या दूसरों के द्वारा, किसके द्वारा, दूसरों के द्वारा प्रेरित होता है तो समझो उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा बच्चा प्रेरित हो तो उसे बाह्य प्रेरणा कहेंगे। कैसे, देखो मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अब मान लो कोई बच्चा है और वो उसे बाहरी रूप से अगर मान लो प्रेरित है तो उससे कहा जाए कि ऐसा है आप इस बार क्लास में अपने फर्स्ट लाइए, क्लास में अपने फर्स्ट लाइए, आपको हम ये पुरस्कार देंगे। पुरस्कार के रूप में कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी वो गिफ्ट हो सकता है। तो समझो इस प्रकार का जो अवप्रेरणा है ना, इस प्रकार की जो मोटिवेशन है ये आपकी बाहरी अवप्रेरणा है। ठीक है, समझ गए आप। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे बच्चे को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे क्या है, कोई बच्चा है, उसे सरकारी अध्यापक बनने के लिए आप पुरस्कार, दंड, प्रशासन या किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं किसी प्रकार का, तो ये होगी बाहरी अवप्रेरणा। क्या हो जाएगी, बाह्य अवप्रेरणा। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो मैंने आपको 3 टॉपिक कराए, अभी 3 टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। देखो यहाँ पे है अधिगम अक्षमता, मैंने आपको करा दी, समझ में आपके आ गया होगा। अगला जो टॉपिक मैंने कराया आपको संज्ञान तथा संवेग, तो संज्ञान और संवेग भी आपके समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक मैं आपको कराया अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा के बारे में यहीं से टॉपिक बनता है, तो ये भी आपके समझ में आया होगा। अब देखो चिंतन, ठीक है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका हर बार पेपर में। ठीक, अब कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे समझो आप, कैसे बनता है, इस प्रकार क्वेश्चन को समझिए आप। देखो चिंतन जो है वो 2 प्रकार का है, एक है अपसारी चिंतन और दूसरा है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी जो चिंतन है, अपसारी चिंतन को बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब देखो ये अपसारी चिंतन होता क्या है, पहले ये समझो आप। देखो जैसे मान लो कोई समस्या है, कोई समस्या का मतलब है कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को कोई बच्चा विभिन्न तरीके से, क्या है, विभिन्न तरीके से, इस प्रॉब्लम को कोई बच्चा विभिन्न तरीके से या विभिन्न तरीके से सॉल्व कर रहा है। इस समस्या को कोई भी बच्चा है वो एक तरीके से सॉल्व ना करके अलग अलग तरीके से, जैसे एक टाइप से उसने सॉल्व कर ली, ये प्रॉब्लम दूसरे टाइप से भी सॉल्व हो गई, ये 3 टाइप से भी सॉल्व हो गई, 4 टाइप से, 5 टाइप से, 6 टाइप से, यानी अलग अलग टाइप से उसने उस प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व कर ली। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, सृजनात्मकता, या दूसरे शब्दों में अगर इसे कहोगे तो इसका मतलब होता है, देखो अपसारी चिंतन का मतलब है ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से चारों तरफ की ओर फैलना, इस बिंदु से चारों तरफ की ओर फैलना, ये क्या कहलाएगा आपका अपसारी चिंतन, जो कि सृजनात्मक बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे अभिसारी चिंतन, जहाँ पे भी पेपर में आपको ये दोनों देखने को मिल जाएं, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, तो भैया जी अपसारी चिंतन है ये तो होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। और अपसारी चिंतन होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो हमेशा इन दोनों में ये वाले पे आप टिक मारना अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो। बात समझ में आई। अभिसारी चिंतन क्या है समझो। देखो अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है जैसे कोई एक समस्या है, एक बिंदु है, ठीक है, और इस समस्या को केवल एक तरीके से ही सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हो अभी देखो अपसारी में तो क्या था, चारों तरफ फैल रहा था, अब इसमें क्या है, हर तरफ से एक ही बिंदु पे आके टिकना, एक ही बिंदु पे आके मिलना, ये उसका उल्टा होता है, एक ही बिंदु पे आके मिलना। ये क्या है, ये आपका है अभिसारी चिंतन। क्या है, अभिसारी चिंतन। तो देखो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपने सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, देखो मैं बता दूँ, मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक सीटेट के क्लियर करा दिए। मैंने आपको देखो पहला टॉपिक कराया जीन पियाजे, दूसरा टॉपिक कराया वाइगोत्स्की, तीसरा टॉपिक कराया कोहलबर्ग, चौथा टॉपिक कराया नोम चॉम्स्की। ठीक है, और ये आज का जो है वो 5वां और 6ठा टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है। करीब मैं आपसे 15 टॉपिक आपके करा दूंगा,
15 टॉपिक से समझो आपकी जो भी कंटेंट वाली साइकोलॉजी पूछी जाती है, ये 15 टॉपिक से ही पूछी जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जहाँ से 1 से 2 नंबर हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं आपको पढ़ाने के लिए। अभी आपका जेंडर लिंग वाला पढ़ा है, जेंडर सामाजिकरण पढ़ा है, समावेशी शिक्षा पढ़ी है। ठीक है, ये वाले टॉपिक मैं आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो आप कमेंट करके बताना वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर बच्चा अच्छे से घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। आप वाईपी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।